एक ओनाटो ड्राइवर सूरज अपनी ओमाटो लेकर शहर की तरफ सवारी लाने जा रहा था। तभी सामने पुलिस बैरियर के पास 5 पुलिस वाले खड़े होकर आने जाने वालों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सुबह से अभी तक उनके हाथों में एक भी मुर्गा नहीं फंसा था। तभी ड्राइवर सूरज ऑन्टो को जैसे ही सामने ले जाता है, तो उसके ऑन्टो को 5 पुलिस वाले 5 रोक लेते हैं, और उनमें से एक बड़े मूंछों वाला पुलिस कांस्टेबल चिल्लाते हुए ड्राइवर सूरज का शर्ट पकड़कर ऑन्टो से बाहर खींचता है और कहता है, चल 5,000 रुपये निकाल, क्योंकि तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। ऑन्टो ड्राइवर सूरज कहता है कि सर, मैंने कौन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, मुझे जरा बताएंगे। तो उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि या तो जुर्माना भर, वरना तुम्हें हमारे साथ थाने में चलना पड़ेगा। अब सूरज जैसे उस थाने का नाम सुनता है, तो उनसे कहता है कि मैं जुर्माना नहीं भरूं, मुझे उस थाने के अंदर ही ले चलो, क्योंकि उस थाने के अंदर उसकी पत्नी, जिसका नाम था दिव्या, 2 दिन पहले उस थाने के अंदर उसकी पोस्टिंग हुई थी, और सूरज ने अपनी पत्नी को हंठों चलाकर पढ़ा लिखाकर इस काबिल बनाया था। तो उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी उसकी मदद करेगी और पूछेगी कि कौन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। इसके बाद सूरज बेखौफ होकर उस थाने के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद एक कुर्सी पर उसको बैठा दिया जाता है। इधर जो डीएसपी मैडम थी, वह फोन पर किसी से कहने लग रही थी कि इस तरह से जानकारी निकालने की कोशिश मत करो। किसी को जरा सा पद क्या मिल गया, तुम लोग सब जगह पर ऐसे ही यूज करने लगे। मेरे नाम को आइंदा मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इस तरह की फटकार वह फोन से किसी को लगा रही थी। उसके बाद डीएसपी मैडम वहां पर आती है और कांस्टेबल से पूछती हैं कि इसको क्यों पकड़ कर लाए हो। उसके बाद कांस्टेबल बताता है कि इसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और यह जुर्माना देने से मना कर रहा है। अब इसके बाद सूरज आशा भरी निगाहों से अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। लेकिन तभी उसकी पत्नी कहती है कि अगर यह जुर्माना नहीं दे रहा है, तो इसका ऑन्टो जजत कर लो, इसको यहां से भगा दो। इस बात को सूरज जैसे ही अपनी पत्नी के मुंह से सुनता है, तो एकदम हैरान और परेशान सा हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी को उसने ऑन्टो चलाकर पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया था, और उसकी पत्नी ने आज उस ऑन्टो को ही बंद करने के लिए बोल दिया था, जिस ऑन्टो की वजह से वह डीएसपी बनी थी। अब इसके बाद लंघन मायूस हो जाता है और दिव्या की तरफ सूखी सी आंखों से देखने लगता है। उसके बाद उसकी पत्नी हवलदार से कहती है कि जल्द से जल्द इसे यहां से निकालो और इसके होठों को जब्त कर लो, कल आकर ये कोर्ट से छुड़ा लेगा। अब सूरज इसके बाद उस थाने से भारी कदमों के साथ, उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर मायूसी थी, धीरे धीरे चलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। वह रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि जिस दिन दिव्या को मैंने पढ़ाना लिखा चालू किया था, तो उस दिन तो ये बड़ा कहा करती थी कि इतने में किसी अच्छी सी पोस्ट को हासिल ना करूं। उतने दिन ही तो मेहनत कर लो, उसके बाद तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब भारी कदमों के साथ इन सभी बातों के बारे में सोचता हुआ अपने घर पहुंचता है और वहां जाकर अपनी मां को पूरी बात के बारे में बताता है। वह कहता है कि मां दिव्या तो इतना बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया और मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया, जिसों को चलाकर मैंने उसे डीएसपी बनाया था। अब इस बात को जैसे उसकी मां सुनती है, तो कहती है कि बेटा, तुम्हें वह दिन तो याद होगा जब दिव्या की शादी तुम्हारे साथ हुई थी, और उसके तीसरे चौथे दिन ही इसने बोल दिया था कि तुम लोगों ने हामी भरी है, मुझे पढ़ाने लिखाने की, और मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। उस टाइम पर परिवार की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उस समय भी इसने जबरदस्ती हमसे की थी पढ़ने लिखने के लिए। अब इस बात को सोचकर दोनों माँ बेटे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इधर जो सूरज का बेटा था, वह अपनी दादी के साथ ज्यादा खेला करता, क्योंकि उसकी मां को पढ़ाई लिखाई से फुर्सत ही नहीं थी, और इसी वजह से वह दादी को सबसे ज्यादा लाड किया करता था। वहीं पर उसके साथ खेला कूदा करता और उसी के साथ ज्यादातर रात को सोया करता। जो दिव्या थी, वह सरकारी क्वार्टर में वहीं पर रहा करती थी, जहां पर उसका ऑफिस था, क्योंकि ऑफिस से घर की दूरी काफी ज्यादा थी और उसे वहां पर क्वार्टर मिल हुआ था, तो वह उसी क्वार्टर के अंदर रहा करती थी। अब दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन दिव्या वेट कर रही थी कि वह आएगा और आकर कोर्ट से हंठों को छुड़ाने के लिए कागज बनवा के लाएगा। उसके बाद दिव्या इंतजार करती रहती है। लेकिन जो सूरज है, वह वहां पर अपने हंठों को छुड़वाने के लिए नहीं आता है। इस बात को देखकर दिव्या को बड़ा ही गुस्सा आता है
और वह गुस्से से भरी हुई सीधा अपने घर जाती है। सूरज के पास वहां जाकर देखती है जो उसकी सास है उसके बालों की चंपी कर रही है और सूरज वहीं पर नीचे बैठा हुआ है और सूरज का बेटा वहां पर खेल रहा है। दोनों का किसी का भी उस बेटे की तरफ ध्यान नहीं था। वह अच्छी तरह से खेल रहा था। अब इस बात को देखकर वह खामखा ही अपने पति और अपनी सास पर भड़क जाती है। कहती है कि तुम लोगों को बच्चे संभालने भी नहीं आते। इस तरह से बच्चे संभाले जाते हैं। अगर इसको कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेवार रहेगा। उसके बाद सूरज अपनी पत्नी की तरफ देखता है और उसे कहता है कि यह तुम क्या कह रही हो, बच्चे संभालने नहीं आते। अब तक यह जितना भी बड़ा हुआ है उतना माँ ने ही इसको बड़ा किया है और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि बच्चे को किस तरह से संभाला जाता है। तुम इसके बारे में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। अब जैसे ही सूरज के मुंह से यह बात दिव्या सुनती है तो एकदम से उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम ऑटो को लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर दिया था और तुम वहां पर नहीं पहुंचे टाइम पर। अब इस बात को सुनकर सूरज कहता है कि तुम्हें इतनी ही पड़ी थी तो उस दिन थाने में ही यह मना कर दिया होता कि इसके हट्ठों को जत ना किया जाए और इसने कोई भी गुनाह नहीं किया है और मैंने असलियत में भी कोई गुनाह नहीं किया था। कहीं तुम ये सोचने लगे कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठा रहा था। तुम असलियत को तो निकाल सकती थी, क्योंकि तुम बड़ी अधिकारी हो तो असलियत तो तुम्हारे सामने आ ही सकती थी। अब इसके बाद दिव्या उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम लोग गंवार हो और तुम क्या जानो किस तरह से ड्यूटी की जाती है और मेरे बच्चे को भी तुम अच्छी तरह से नहीं संभाल सकते। ऐसा कहकर वह अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां से उसके बच्चे के सारे सामान को पैक करती है और जाते हुए कहती है कि मुझे अब तुम जैसे गंवार के साथ नहीं रहना और मैं कहां तक अपनी बुद्धि को खराब करूंगी। तुम लोगों से जबान लड़ाकू लोग तो इसी तरह से जबान लड़ाने के लिए यहां पर बैठे हो। सूरज कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यह अच्छा लगता है तो वैसा ही करो। लेकिन उसका जो बेटा था 6 साल का, वह बार बार अपनी दादी की तरफ उंगली कर रहा था और कह रहा था कि दादी मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मुझे पापा और तुम्हारे साथ ही रहना है। क्योंकि जो दिव्या थी उसने कभी भी अपने बच्चे को लाड़ प्यार से नहीं रखा था। वह तो केवल पढ़ाई की ओर ध्यान दिया करती थी। अब इसके बाद दिव्या उसका हाथ पकड़कर और उसकी तरफ घुरतेज है जहां पर वह रहा करती है। अब इसके बाद दिव्या लड़ाई करके वहां से चली गई थी। अब जैसे ही यह बात दिव्या के माता पिता को पता चलती है तो वह लोग दिव्या को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और दिव्या जो कि अपनी वर्दी के घमंड में थी वह कहती है कि मुझसे कोई भी नाता रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो उसके माम बाप हैं वह भी उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इधर जो उसका भाई था वह भी कहता है कि बहन यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन वर्दी के घमंड में वह उसको भी उल्टा सीधा सुना देती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। जो दिव्या है वह अपने बच्चे को घर पर रखा करती है और एक फुल टाइम मेड उसने रख रखी थी बच्चे की देखभाल करने के लिए। तभी एक दिन के समय जो उसकी मेड थी वह बच्चे को लेकर मार्केट आई हुई थी और इधर उस लड़के की दादी भी वहां पर आई हुई थी कुछ सामान को खरीदने के लिए। और जैसे ही वह 6 साल का बच्चा अपनी दादी को देखता है तो अपनी मेड के पास से हटकर सीधा अपनी दादी को जाकर लिपट जाता है। इधर मेड जैसे ही देखती है कि बच्चा कहाँ गया तो वह उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। वह दादी के पास आता है, उसकी आंखों में आंसू थे और कहता है कि दादी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। मम्मी तो एक गंदे से अंकल के साथ रहती है और वह लोग मुझे कभी कभी पीठ भी दिया करते हैं। अब जैसे इस बात को उसकी दादी सुनती है तो वह कहती है कि बे तुम क्या कह रहे हो, मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहती है। तो वह बताता है कि गंदे से अंकल मम्मी के घर पर आते हैं और वह पूरा दिन भर भी रहते हैं। कभी कभी जब छुट्टी का टाइम होता है, लेकिन रोज शाम को जरूर से आते हैं और मम्मी और वह अंकल मुझे पीटते हैं अगर मैं नहीं सोता हूं तो। और उसके बाद मैं सोने का नाटक कर लेता हूं और मम्मी और वह गंदे अंकल घंटों तक बैठकर आपस में बातें करते हैं और जोर जोर से हंसा करते हैं। इन सभी चीजों को देखकर मैं अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा रोता हूं और मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना। इतनी ही देर में दिव्या की मेड भी वहां पर आ जाती है और उस बच्चे को उस बूढ़ी महिला से बात करते हुए देख एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। वह मेड उसे खींचने लगती है लेकिन वह कहता है कि मुझे मम्मी के पास नहीं रहना, मुझे दादी और पापा के पास रहना है।
उसके बाद दादी उस मेड से कहती है कि कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, जो भी सामान तुझे खरीदना है, वह खरीद ले। इतनी देर में इसी के साथ बैठी हुई हूँ। अब इसके बाद दादी का भी बहुत ज्यादा मन था कि वह अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी क्योंकि उस मेड ने उससे कहा था कि मेरी मालकिन ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि यह बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर वह अपने पोते को समझाती है, कहती है कि बेटा, कोई बात नहीं, तुझे अभी अपनी मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा और हम लोग किसी दिन आएंगे और तुझे अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा कहकर वह उस लड़के को समझाकर उस मेड के साथ भेज देती है और उसके बाद वह अपने घर आ जाती है। उनके दिमाग में यही बातें चल रही थी जो उस छोटे से बच्चे ने उन्हें बताई थी कि उसके बेटे की बहू इस तरह का कृत भी कर रही है। अब ये बात आकर वह अपने बेटे को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे बताना पड़ता है। वह अपने बेटे को पूरी कहानी के बारे में बताती है। कहती हैं कि पोता मिला था और वह ऐसे कह रहा था कि कोई गंदे अंकल है, वह उसे पीटा करते हैं। उसके बाद एक दिन छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन बिना बताए जो सूरज है अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी के सरकारी आवास पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे ही डोरबेल बजाता है तो अंदर से दिव्या निकलती है, जो कि अभी नींद में ही थी, और उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो एकदम से सकपका जाती है। वह एकदम से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब उसकी इस बात को जैसे ही सूरज और उसकी माँ सुनते हैं तो सूरज की माँ कहती है कि तुम माँ बेटे से हम माँ बेटे मिलने आ गए। क्यों? हमने कोई गलत किया? अब इस बात को सुनकर जो दिव्या है वह एकदम से चुपचाप सी खड़ी रह जाती है। इसके बाद सूरज उस घर के अंदर घुसता है और वह देखता है कि उसके कमरे के अंदर बेड के ऊपर एक नौजवान लड़का लेटा हुआ है और उनका जो बच्चा है वह दूसरे बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद सूरज को बड़ा गुस्सा आता है और वह एकदम से एक जोरदार छांटा अपनी पत्नी को जड़ देते हैं। और जैसे ही दिव्या के एक चांटा लगता है तो वह व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि कौन है यह बदतमीज जो यहाँ पर आकर तुझे छांटा मार रहा है। उस बाद दिव्या एकदम से उस व्यक्ति से कहती है कि यही तो है मेरा निकम्मा गंवार पति। अब इस बात को जैसे सूरज सुनता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के मारे उसका शरीर कंपन करने लगता है, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझा रखा था कि बेटा इस तरह से नहीं किया करते, या पहला चांटा तो उसने ऐसे ही मार दिया था क्योंकि वह भावनाओं में बह गया था। अब इसके बाद वह जाता है और अपने बेटे को अपनी गोद में उठाता है और कहता है कि अच्छा, तो इसीलिए तुम यहां पर रहा करती थी। दरअसल दोस्तों, जो और व्यक्ति था जिस अंकल के बारे में उनका लड़का बात कर रहा था, वह और कोई नहीं, दिव्या का सीनियर था जो ट्रेनिंग के दिनों से ही दिव्या के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में था। अब इसके बाद जब सारा भेद खुल ही गया था तो दिव्या भी कहती है कि चलो ठीक है, ये तो अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने आकर अपने आप ही देख लिया। वह कहती है कि मुझे तुम जैसे गमवार से कोई रिश्ता नहीं रखना और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद सूरज अपने बच्चे को लेकर वहां से जाने लगता है। उसकी माँ भी पीछे मुड़कर जाने लगती है। तभी दिव्या एकदम से सूरज को रोकती है और कहती है कि जाते जाते इस काम को और कर जाओ। मैंने डिवोर्स के पेपर पहले ही तैयार कर रखे हैं और इस पर साइन भी कर दो। उसके बाद सूरज उन पेपरों पर साइन कर देता है और वहां से अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। वह घर जाकर एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे। उसने दिव्या को डिवोर्स दे दिया था। डिवोर्स भी उनका लगभग कंप्लीट ही हो गया था क्योंकि दिव्या ने पहले से ही डिवोर्स के पेपर बनवा रखे थे। अब कुछ दिनों तक उनका केस चलेगा और केस चलने के बाद उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। अब सूरज घर के अंदर बैठा है। उधर उसकी माँ बैठी हुई है और वह सोच रही है कि किस तरह से बेटे की गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाया जाए। अब उसके बाद सूरज की माँ पुरानी संदूक को खोलने लगती है और उसमें ढूंढने लगती है कि शायद ऐसा कुछ मिल जाए जिससे फिलहाल कुछ थोड़ा बहुत काम करने के लिए हमें मदद मिल सके। ढूंढते ढूंढते संदूक के सबसे नीचे उसे एक पेपर मिलता है, एक जमीन का। उसके बाद में उस पेपर को सूरज को दिखाते हुए कहती है कि बेटा, देखो ये क्या चीज है। उसके बाद में उसका बेटा उस पेपर को पढ़ता है और उस जगह के बारे में जब पता चलता है सो वह जमीन कई करोड़ रुपए की थी। अब जैसे ही वह जमीन के बारे में उन्हें पता चलता है तो वह लोग उस जमीन को बेचते हैं और उससे करोड़ों रुपए उनको मिल जाते हैं। अब करोड़ों रुपए उनके पास आ गए थे।
अच्छा सा घर बनाते हैं। और जो सूरज था, सूरज पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था। लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई को दाँव पर लगा दिया था। पत्नी की पढ़ाई करवाने के लिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और वह ऑटो चलाकर अपने घर का भरण-पोषण किया करता है और अपनी पत्नी को ही पढ़ाया-लिखाया करता था। तो वह फैसला करता है कि मैं भी अच्छी तरह से पढ़ाई-लिखाई करूँगा और मैं दोबारा से एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूँगा। इसके बाद सूरज अपनी पढ़ाई को दोबारा से चालू कर लेता है। इधर उसकी जो माँ थी, वह भी घर के अंदर ही अचार और पापड़ बनाने का बिज़नेस चालू कर लेती है। और जो उसके पोते की मेड थी, जिसको उसकी पत्नी दिव्या ने रख रखा था, उसे मेड को बुलाकर उस घर के अंदर उस बिज़नेस को अच्छी तरह से चलाने लगती है। धीरे-धीरे वह लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं। उनका बिज़नेस अच्छी तरह से चलने लगता है। पैसे भी उनके पास अच्छे खासे थे। उनका बिज़नेस भी चलने लगा था। तो अब सूरज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसे कमाने की भी कोई दिक्कत नहीं है और वह अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। फोकस करने के बाद लगभग 2 साल के बाद उसका सिलेक्शन एएसपी के पद पर हो जाता है। अब जैसे ही वह एएसपी बना था, तो खबरों में उसका ही नाम चला करता था। कोई कहता कि ऑन्टो वाला एसपी बन गया। उसने मेहनत की और कोई उसकी माँ से आकर पूछा करता। बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर पर आया करते और उसका अच्छी तरह से इंटरव्यू लिया करते थे। अब एसपी बनने के बाद उसी एरिया में अपनी पोस्टिंग करवा लेता है, जहां पर उसकी पत्नी की पोस्टिंग थी और वहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी को करने लगता है। इधर जो उसकी पत्नी थी, वह अपने सीनियर अधिकारी से अवैध प्रेम प्रसंग में थी और सीनियर अधिकारी ने उसका एक वीडियो बना लिया था रिश्वत लेते हुए और अब उसको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया करता, बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता और उसको याद आती है अपने उस पति की जो कभी ऑयंटो चलाकर उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकाला करता था। लेकिन अब वह करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसने अपने पति को पहले ही तलाक दे दिया था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ जो दिव्या थी, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिस व्यक्ति के चुंगल में फंसी हुई थी, उसने शादी पहले ही कर रखी थी और उसके 2 बच्चे थे। और यह बात जैसे दिव्या को पता चलती है, तो वह कुछ कह पाती। इससे पहले वह उसे धमकी दे देता है कि मैंने तुम्हारा वीडियो बना रखा है। अगर तुमने मुझसे कुछ कहा तो तुम्हारी पोस्ट भी जाएगी और साथ ही साथ दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब इस डर के कारण दिव्या उसे कुछ नहीं कहती है। वह खाना-पीना छोड़ देती है, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देती है और उस व्यक्ति ने उसे फ़ोन रखने से भी मना किया था। अब उनके थाने में, जिस थाने में दिव्या नियुक्त थी, उस थाने में एसपी साहब के स्वागत के लिए पार्टी रखी जानी थी और उसमें दिव्या से भी कहा जाता है। उसकी राय मांगी जाती है तो दिव्या हामी भर लेती है, कहती है कि ठीक है, आप ऐसा करो, पार्टी दे देना, अच्छी बात रहेगी। उसके बाद दूसरे दिन पार्टी का आयोजन किया जाता है और पार्टी में एक स्टेज बनाया गया था। उस स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए दिव्या को बुलाया जाता है। लेकिन दिव्या मायूसी जैसी उस स्टेज के ऊपर चढ़ती है, तो एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद दिव्या को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अब सूरज देखता है कि यह वही दिव्या है जो कुछ दिन पहले इतने घमंड में रहा करती थी। आज उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि दोस्तों, वह सूख कर तिनका हो गई थी और ना ही वह अच्छी तरह से खाया करती और दिन रात उसे उसी वीडियो की चिंता सताई करती थी, क्योंकि वह पैसों के चक्कर में इधर उधर से रिश्वत लिया करती और उसी के साथी ने उसका वीडियो बना लिया था और बार बार उसे वायरल करने की धमकी दिया करता। अब वह जैसे चाहे उस तरह से उसको रखा करता और इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब कहते हैं कि कमजोरी के कारण इसकी हालत हुई है। अब जब सूरज इस बात को सुनता है, तो बड़ा ही हैरान होता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक डीएसपी को ऐसी क्या कमजोरी हो गई। उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वह अच्छी तरह से अपने खाने पीने का ध्यान रख सके। अब इसके बाद एसपी साहब अपने कार्य को करने में लग जाते हैं और धीरे धीरे जो दिव्या है, वह बार बार सोचा करती कि मैं कभी ना कभी सूरज से मिलूंगी और पूरी बात के बारे में उसे बताऊंगी। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन दिव्या मार्केट में जा रही थी, तभी उसे उसकी सांस मिलती है और वह एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। कहती है कि माँ जी, आप कैसी हो?
तभी एकदम उसकी सास कहती है कि कौन हो बेटी, तुम इस तरह से मुझे माँ जी क्यों कह रही हो? तो उसके बाद वह कहती है कि माँ जी मैं दिव्या हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि उसकी सास ने अभी चश्मा नहीं पहना था और बिना चश्मे के उसे अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता था और दिव्या की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी। कम खाने की वजह से और उसकी बुरी हालत की वजह से तो उसकी सास कहती है कि मैंने तुझे नहीं पहचाना और पहचान कर भी तुझे क्या फायदा जो तूने मेरे बेटे को इस तरह से ठुकरा दिया, क्योंकि अब उसकी सास का बिजनेस भी अच्छी तरह से चल रहा था। वह मार्केट में अपने बिजनेस से रिलेटेड सामान लेने के लिए ही आई थी। वह उसको नहीं पहचानती और धुतकार हुए वहां से भगा देती है। उसके पैरों में पड़ जाती है। कहती है कि माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सूरज से कह दीजिए मुझे दोबारा से अपना लेंगे, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद उसकी सास कहती है कि बेटी तूने जो किया है उसका फल तो तुझे भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह उसे दूर हटाते हुए वहां से अपने काम को करने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं। अब जो दिव्या है उन सभी चीजों से बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वह एक दिन उस व्यक्ति के पास जाती है जिसके चुंगल में फंसी हुई थी और उससे कहती है कि चाहे तू इस वीडियो को वायरल कर दे या फिर मेरी जान ले ले, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर वह वहां से भागकर सूरज के घर पर आ जाती है और सूरज के घर का दरवाजा खटखटता है। सूरज जैसे ही अंदर से दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने दिव्या खड़ी हुई है, जो बेगवत ही बुरी कंडीशन में है। वह कहता है कि हाँ जी, कौन आपको किससे मिलना है? तो कहती है कि सूरज मैं दिव्या हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। तो सूरज कहता है कि इस बच्चे के लिए तो मैं पहले ही तुम्हें तलाक दे चुका हूं और इस बच्चे को मेरे पास ही रहना है। मैं तुझे नहीं जानता। तू कौन है? अगर आज के बाद तू यहां पर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर सूरज दरवाजे को उसके मुंह पर ही बंद कर दिया। दिव्या की आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही थी और वह बहुत ही ज्यादा चीखा कर रो रही थी। अब इस बात को सूरज की मां भी अंदर से सुन रही थी, लेकिन वह कुछ भी रिएक्शन नहीं करती है, क्योंकि दिव्या ने सूरज के साथ बहुत गलत किया था और उस बात के बारे में सूरज की मां को पता था। अब इसके बाद वह वहां से जा ही रही थी। तभी एकदम से उसे पता चलता है कि जो वीडियो उस व्यक्ति ने उसका रिकॉर्ड किया था वह वायरल कर दिया है और उसको वायरल होने की वजह से उसकी ड्यूटी भी छूट गई है। अब इन सभी चीजों को देखते हुए दिव्या बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अपने भाई के पास फोन करती है, लेकिन उसका भाई भी उससे नफरत किया करता है, क्योंकि दिव्या ने जब दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध प्रेम प्रसंग बनाए थे तो उस वजह से उसके माता पिता कुछ दिनों में इस गम के कारण इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे और इन सभी का जिम्मेदार वह अपनी बहन दिव्या को मानता था और बहुत दिन पहले उसने अपनी बहन से कह दिया था कि मुझसे तुम्हें कोई भी ताल्लुकात रखने की जरूरत नहीं है। आज से तू मेरे लिए मर गई है और मैं तेरे लिए मर गया हूं। इसी वजह से वह भी उसका कोई साथ नहीं देता है। इधर जो व्यक्ति था जिसके प्रेम प्रसंग में फंसी हुई थी, वह वहां से उसके घर से सारा पैसा जेवर लेकर भाग गया था और उसके बाद उसने उसकी वीडियो भी वायरल कर दी थी। अब वीडियो वायरल हो गई थी, उसकी नौकरी छूट गई थी, तो दिव्या अब पागलों की तरह इधर-उधर घूमने लगती है और कुछ दिनों के बाद ही उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जहां पर एक लड़की को एक लड़के ने औचित्य चलाकर पढ़ाया, लिखाया और सोचा कि वह अच्छी नौकरी प्राप्त करने के बाद उसको सहारा देगी, लेकिन उसने उसे उल्टा बर्बाद करने की कोशिश की।